हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग प्रतीक शिवालिक सर का एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि KVS PRT का है और सेट भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। इस सेशन में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। सेशन आपका बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डिस्प्ले होंगे और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो आपका हिंदी में भी रहेगा एज वेल एज यहाँ पर इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, और यदि आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इसे ऑनलाइन बाय भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन परचेज भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन खरीदना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक भी दी गई है। सीधे से आप वेबसाइट पर जाकर इसको परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन से पढ़ने में समस्या आती है। तो सर के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप इसको वेबसाइट से जाकर इसकी बुक को बाय भी कर सकते हो। ओके, और कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रयोजनवाद की मान्यता क्या होती है? स्थायी मूल्यों में होती है, परिवर्तनशील मूल्यों में होती है, चिरंतन मूल्यों में होती है या फिर सामाजिक मूल्यों में होती है? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है? प्रैग्मेटिज्म क्या परमानेंट वैल्यू को शो करता है, क्या चेंजिंग वैल्यू को शो करता है, या फिर परनियल वैल्यूज़ को शो करता है जिसे हिंदी में हम चिरंतन मूल्य बोलते हैं, या फिर ये सोशल वैल्यूज़ को शो करता है? तो देखो बहुत सारे वाद हमें पढ़ने पड़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, जैसे प्रयोजनवाद होता है, आदर्शवाद होता है, यथार्थवाद होता है, राइट, और भी बहुत सारे वाद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रयोजनवाद पूछा, ये जो प्रैग्मेटिज्म होता है ये क्या शो करता है? तो देखो सबसे पहले उसके लिए हमें प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति प्रैग्मा से हुई है, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर बल दिया जाता है? जैसे कि नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवाद होता है तो वो ये मानते हैं कि ये जो प्रकृति है यही सब कुछ है और यहीं पर सभी का निर्णय होना है, तो ये प्रकृतिवाद होता है। अब प्रयोजनवाद किस पर डिपेंड करता है? प्रयोजनवाद क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार्य कैसा करते हो। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, व्यवहारवादी थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि व्यक्ति का व्यवहार समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ऐसे ही प्रयोजनवाद में क्या होता है कि व्यक्ति की जो नीड्स है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं वो समय के अनुसार चेंज होती रहती है। मान लो पुराने समय में हमारी आवश्यकताएं कुछ और थी, लेकिन अब हमारी आवश्यकताएं कुछ और है। ठीक है, हमें कुछ लग्जरियस लाइफ चाहिए, हमें बहुत एक आनंददायक लाइफ चाहिए, तो हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। तो प्रयोजनवाद भी आपको यही बताता है, जैसे आइडियलिज्म होता है वैसे ही प्रयोजनवाद भी यहाँ पर यही चीज़ें बताता है। ये आपका पूरा क्रिया कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रिया कैसे करते हो, काम कैसे करते हो। ठीक है, तो पूरा वही चीज़ हो जाएगी। तो ये आंसर यहाँ पर क्या बैठेगा? परमानेंट वैल्यूज़ तो यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है, परनियल वैल्यूज़ भी नहीं होगी, सामाजिक मूल्य भी नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे परिवर्तनशील मूल्यों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग कभी भी एक चीज़ पर स्थायी होकर नहीं बैठ सकते, एक चीज़ पर स्टेबल नहीं हो सकते। हमारे सोचने समझने के जो मूल्य है, थॉट प्रोसेस जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये जो प्रयोजनवाद है या जो ये प्रैग्मेटिज्म है, ये क्या शो करता है? ये हमारे परिवर्तनशील मूल्यों को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, बदले में फल की इच्छा रखते हैं कि यदि हमने कार्य अच्छा किया तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, तो उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। तो ये पूरा चीज़ किसके अंदर आ जाती है? ये सारी चीज़ें हमारे प्रैग्मेटिज्म या फिर प्रयोजनवाद के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन। हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास में एक प्रमुख विषय प्रकृति और पोषण का सापेक्ष प्रभाव रहा है। प्रकृति बनाम पोषण का अर्थ क्या होता है? याद आ रहा है आपको प्रकृति बनाम पोषण? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता है, जीव विज्ञान व अनुभव को शो करता है, बुद्धि व जैविकता को शो करता है, या फिर मनोवैज्ञानिक लक्षण व्यवहार के लिए इसे बनाया गया है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी अ मेजर टॉपिक्स हैज बीन द रिट्रीव इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर इज टू नर्चर एज, पहला ऑप्शन है पर्सनालिटी इज टू इंटेलिजेंस, सेकंड है बायोलॉजी इज टू एक्सपीरियंस, थर्ड है इंटेलिजेंस एज टू बायोलॉजी, या फिर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट एज टू बिहेवियर। अभी देखो इंग्लिश में आपको थोड़ा ज़्यादा आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे ही आपने आई थिंक ऑप्शन भी पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकल फैक्टर से हमारे एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें प्रकृति बनाम पोषण विवाद को समर्थित करती है, अथवा नेचर और नर्चर जो थ्योरी होती है उससे कनेक्टेड होती है। एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करो, अच्छे से समझो कि क्या बोलना चाहता है। प्रकृति पोषण विवाद की यहाँ पर बात हो रही, तो हमेशा प्रकृति आनुवंशिकता को शो करती है और पोषण हमेशा किसको शो करता है? पोषण हमेशा आसपास के इन्वायरमेंट को शो करता है।
तो आपको कहाँ पर दिख रहा है, आनुवंशिकता और वातावरण वाली चीज़ें कहाँ पर दिख रही है, ये जीव विज्ञान वाली बायोलॉजिकल नीड्स हो गई, राइट। और पोषण हमारे अनुभव हो गए, आसपास का वातावरण, वो सारी चीज़ें किसको शो कर देगी, आपके अनुभव को शो कर देगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति बनाम पोषण विवाद को हम लोग समझ सकते हैं जीव विज्ञान व उसके अनुभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता है तो ये तो जम नहीं रहा है इसके प्रकृति बनाम पोषण में। बुद्धि व जैविकता नहीं जमेगा क्योंकि बुद्धि की बात हो रही है, और फिर बायोलॉजिकल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि की बात कर दी है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक लक्षण व्यवहार के लिए होते हैं, तो ये इस प्रकृति बनाम पोषण को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। आंसर क्या होगा, आंसर एक ही बचा है जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रियात्मक शोध मुख्य रूप से सहायक होता है, मुक्त रूप से कब सहायक होता है, संपूर्ण जनसंख्या के लिए परिणाम को लागू करने में, सिद्धांतों को विकसित करने में, योजनाओं और नीतियों को निर्मित करने में, शैक्षिक क्रियाओं को सुधार करने में। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे इसको। द एक्शन रिसर्च इज मेनली हेल्पफुल टू अप्लाई द रिसर्च टू द एंटायर पॉपुलेशन, डेवलप द प्रिंसिपल, फॉर्मुलेट प्लान्स एंड पॉलिसीज, या फिर इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस। यदि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि एक्शन रिसर्च मेनली हेल्पफुल टू, जो एक्शन रिसर्च है वो हमारे लिए लाभदायक कब होंगे, जो क्रियात्मक शोध मुक्त रूप से कब हमारे लिए सहायक होंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का प्रयोग शैक्षिक क्रियाओं में सुधार के लिए करेंगे, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुधर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शैक्षिक क्रियाओं में सुधार के लिए हम लोग क्रियात्मक शोध का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसके लिए सहायक होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, जानवरों का आपका ज्ञान सबसे अधिक संभावना में कहाँ संग्रहित रहता है, ध्वनिक स्मृति निशान के रूप में, अल्पकालीन स्मृति में, अर्धसूत्री निशान के रूप में इस अल्पकालीन स्मृति में, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है दीर्घकालीन स्मृति ध्वनिक स्मृति निशान के रूप में, या फिर दीर्घकालीन स्मृति अर्थपूर्ण स्मृति निशान के रूप में। अब अपन इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से आंसर आप इसका कर दोगे। योर नॉलेज ऑफ एनिमल्स इज मोस्ट लाइकली स्टोर्ड इन, हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो जानकारी है जानवरों को लेकर, मान लो कि हम लोग हाथी के बारे में जानते हैं, शेर के बारे में जानते हैं, XYZ सभी एनिमल्स के बारे में जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, आपके दिमाग में कहीं तो स्टोर होती होगी। तो आपको मेमोरी के बारे में बताना है कि भाई कहाँ जाकर ये स्टोर होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एज अ अकोस्टिक मेमोरी ट्रेसेस के अंदर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी एज अ सिमेंटिक मेमोरी ट्रेसेस के अंदर। तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म मेमोरी एज अ अकोस्टिक मेमोरी ट्रेसेस के अंदर, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी एज अ सिमेंटिक मेमोरी ट्रेसेस के अंदर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि जानवरों की जो जानकारी है, एनिमल्स की जो जानकारी, वो कहाँ जा रही होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि लघुकालीन स्मृति में जा रही होगी, या फिर दीर्घकालीन में जा रही होगी। तो हमें इतना तो पता है कि जो एनिमल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा दीर्घकालीन में जाती है। तो क्या मैं पहला ऑप्शन और क्या मैं दूसरा ऑप्शन कट कर सकती हूँ? मैं डेफिनेटली पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कट कर दूंगी, क्योंकि आपने बचपन में हाथी देखा था। ठीक है, तो वो हाथी की इमेज आपके दिमाग में अभी तक है। 4 साल पहले आपने हाथी देखा था और अभी तक आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाथी ऐसा दिखता है। इवन आपने उसका इमेज भी किताब में देखा था तो भी आपको अभी तक याद है। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो बैठ गई है। अभी अकॉस्टिक मेमोरी में बैठी हुई है या फिर सिमेंटिक मेमोरी में बैठी हुई है। अब ये ध्वनि वाली चीज़ें हैं, मतलब ध्वनि के रूप में बैठी हुई है, या फिर एक अर्थपूर्ण स्मृति में बैठी हुई है। लाइक हाथी के एक पूंछ होती है, उसके 2 बड़े बड़े कान होते हैं। ठीक है, उसका बच्चा जो होता है इतने किलो का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिमेंटिक मेमोरी को शो करती है। तो सबसे पहली बात तो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होगा, यानी कि दीर्घकालीन स्मृति का हिस्सा होगा, और सिमेंटिक मेमोरी ट्रेसेस के अंदर ये रहेगी। दीर्घकालीन स्मृति, और हिंदी में बोले तो दीर्घकालीन स्मृति अर्थपूर्ण स्मृति निशान के रूप में ये आपके दिमाग के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर रहती है। ओके, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब प्रतीक ने लगातार 5 शाम तक रात के खाने के बर्तन धोए तो उसके माता पिता उसको फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। शिवालिक के पिता कभी कभी उसे बर्तन धोने के बाद 10 रुपए दे देते हैं। तो ये प्रतीक और शिवालिक पर क्रमशः पुनर्बलन के कौन से कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं? याद आ रहा है BF स्किनर की थ्योरी से संबंधित। BF स्किनर की टोटल मतलब इनकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है सकारात्मक पुनर्बलन होता है, नकारात्मक पुनर्बलन, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। वैसे ही हमारा सकारात्मक दंड भी होता है और नकारात्मक दंड भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट होती है जो कि हमेशा बुरी होती है, राइट। तो वहीं से उसी से रिलेटेड उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर यहाँ पर हमें स्केड्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि उन्होंने किस प्रकार के क्रम बताए हैं।
तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। जब प्रतीक ने लगातार 5 शाम तक खाने के बर्तन धोए थे तो उसके माता-पिता उसको फ़िल्म दिखाने के लिए ले गए, ठीक है? मतलब बच्चे को यहाँ पर रीइंफोर्समेंट मिला हुआ है। लेकिन शिवालिक के पिता क्या करते हैं, कभी-कभी बर्तन धोने के बाद 10 रुपए दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 10 रुपए दिए जा रहे हैं, कभी-कभी उसे बर्तन धोने के बाद 10 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर कौन-सा पुनर्बलन काम कर रहा है? तो हमें ये तो पता चल गया कि पुनर्बलन की बात हो रही है, मतलब कहीं न कहीं स्किनर की थ्योरी की बात हो रही है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हेन प्रतीक हैज़ वॉश्ड द डिनर डिशेज़ ऑन अ 5 इवनिंग, लगातार 5 शामों से उसने डिनर की जो डिशेज़ है, प्लेट्स जो हैं वो धोई है, उनको वॉश किया है। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? हिज पेरेंट्स टेक्स हिम टू द मूवीज़, वो उसको मूवी के लिए लेकर जाते हैं। शिवालिक्स डैड ओकेजनली गिव हिम 10 रुपीज़ आफ्टर ही वॉशेज द डिशेज़, वो भी डिशेज़ को धोता है, वो भी खाने की प्लेट्स धोता है, लेकिन यहाँ पर उसको ओकेजनली दिए जाते हैं, मतलब कभी-कभी दिए जाते हैं। लाइक राखी आ रही थी तो राखी पे दे दिया, फिर 4-5 दिन बाद कोई एक छोटा फंक्शन आ गया तो उस पर दे दिया। ओकेजनली मतलब कभी-कभी अपना मन हो गया तो दे दिया। तो यहाँ पर कौन-सा वर्क कर रहा है, कौन-सा स्केड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट आर प्रतीक एंड शिवालिक रिस्पेक्टिवली? फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, या फिर ऑप्शन डी है वेरिएबल इंटरवल और फिक्स्ड रेशियो। उसके लिए हमें ये थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो स्केड्यूल होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूस होता है और एक पार्शियल होता है, ठीक है? मैं यहाँ पर पूरा आपका ये चार्ट बना देती हूँ कि कितने तरीके के होते हैं। एक हमारा कंटिन्यूस होता है जो कि लगातार चलता रहता है, ठीक है? एक कंटिन्यूस हो गया, और एक क्या होता है, पार्शियल होता है, जो कभी-कभी होता है, ठीक है? अब कैसे होता है उसको समझते हैं। सिर्फ कंटिन्यू की एक बात आप जान लो, कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू आपको रेनफोर्समेंट दिया जाता है। कंटिन्यू कैसे दिया जाता है, आज अपना एक टेस्ट हुआ था, मान लो आज अपन ने एक टेस्ट दिया, उसमें जिस भी स्टूडेंट को 20 में से 20 नंबर आए हैं उसको चॉकलेट दी जाएगी। कल फिर एक टेस्ट होगा, कल जिसके 20 में से 20 आएंगे उसको चॉकलेट दी जाएगी। तो कंटिन्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर बच्चों को हर बार काम करने के बाद काम करने के बाद हम लोग चॉकलेट दे रहे हैं, या फिर जैसे कि ऑफिस की यदि बात कर ले, इसको थोड़ा सा यदि अपन आगे लेकर जाए, ऑफिस में काम करने के बाद हर दिन जो है एट द लास्ट ऑफ द डे वहाँ पर क्या किया जाता है, हर एक एम्प्लॉय जिसने बहुत अच्छा काम किया आज पूरे दिन भर में, उसको कुछ बोनस दिया जाता है, उसको कुछ अवार्ड दिया जाता है, या फिर उसकी प्रशंसा की जाती है, उसके लिए क्लैपिंग की जाती है, उसके लिए तालियां बजाई जाती है। तो हर दिन यदि काम हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बात हो जाएगी, कंटिन्यूस स्केड्यूल की बात हो जाएगी। अब पार्शियल की बात करते हैं। पार्शियल में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है? पार्शियल को आप, इन सारी चीज़ों को आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें क्योंकि बहुत काम के और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब पार्शियल में क्या होता है, 2 प्रकार की ये चीज़ें होती है। थोड़ा सा मैं छोटा लिख देती हूँ ताकि पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाए। पार्शियल में 2 प्रकार की चीज़ें होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है अभी लिख देते हैं। पार्शियल में सबसे पहली होती है, एक इंटरवल होता है, ठीक है? एक हमारा इंटरवल होता है, और एक और यहाँ पर क्या होता है, एक होता है हमारा रेशियो, ठीक है? एक तो क्या हो गया, इंटरवल हो गया, और एक क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब इंटरवल भी हमारा 2 प्रकार का होता है और रेशियो भी 2 प्रकार का होता है। आप बस 5 मिनट इसको अच्छे से सुनिए, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आगे से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इंटरवल में 2 प्रकार की कौन सी आती है, एक वेरिएबल आता है और एक फिक्स्ड आता है। इधर भी एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है। तो पार्शियल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वी और आर, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, 1 मिनट। देखो, वी और आई मतलब कि इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, वी आई बोला जाता है, वेरिएबल इंटरवल, और एफ आई मतलब कि फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है? और वी आर मतलब कि वेरिएबल रेशियो, और एफ आर मतलब कि फिक्स्ड रेशियो। तो पार्शियल कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। वेरिएबल इंटरवल होता है, फिक्स्ड इंटरवल होता है, ये 2 प्रकार हो गए। एक कौन सा होता है, हमारा वेरिएबल रेशियो होता है, और एक कौन सा होता है, फिक्स्ड रेशियो हमारा यहाँ पर रहता है, ठीक है? तो ये हमारे 4 प्रकार हो गए। एक एक प्रकार को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, चारों पॉइंट को मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, ठीक है? उससे आपकी बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे फिक्स्ड इंटरवल की। फिक्स्ड मतलब कि जो फिक्स है, एकदम से फिक्स है, चेंज उसको नहीं कर सकते। इंटरवल मतलब कि एक समय का अंतराल हो जाएगा। एक हो जाता है हमारा वेरिएबल इंटरवल, एक हो जाता है हमारा फिक्स रेशियो, और एक और आ जाता है हमारा वेरिएबल रेशियो। अब हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर फिक्स्ड इंटरवल की बात करी थी, तो हम लोग एक मानकर चलते हैं कि हम लोग जो है एक कार के शोरूम में काम करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कार सेल करते हैं,
ठीक है। अब कार सेल करने की यहाँ पर बात हो रही है, तो फिक्स्ड इंटरवल में क्या होगा, हम लोगों को ये डिसाइड कर दिया जाएगा कि एक महीने के लास्ट में जिसने भी बहुत अच्छा काम किया है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा, या फिर उस बंदे को या फिर उस व्यक्ति को यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरवल फिक्स है कि एक महीने के आखिरी में यहाँ पर क्या मिलेगा, फिक्स अमाउंट हमको मिल जाएगा। जो भी बोनस वगैरह देना है या फिर गिफ्ट वगैरह हमें बॉस को देना है, बॉस हमको गिफ्ट दे रहा है तो वो दे सकता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती है, यहाँ पर एक बार आप अच्छे से याद रख लो कि फिक्स इंटरवल में क्या होता है, फिक्स समय के बाद आपको क्या दिया जाता है, या तो बोनस दिया जाता है या फिर रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, फिक्स इंटरवल के अंदर आती है। अब वेरिएबल इंटरवल की भी साथ के साथ बात कर लेते हैं। वेरिएबल इंटरवल क्या होता है, इंटरवल तो रहेगा लेकिन वो वेरिएबल होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, मतलब कि चेंज होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा, जिसको हम हिंदी में पारिवर्तिक बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर वेरिएबल इंटरवल के अंदर हम लोग अगेन उसी एग्जांपल को लेते हैं कि हम एक कार के शोरूम में काम करते हैं, वहाँ पर हमारा बॉस हमें कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट के रूप में गिफ्ट दे सकता है, या फिर हमारी तारीफ कर सकता है, ऐसा कुछ भी कार्य हो सकता है। तो वेरिएबल इंटरवल में क्या होगा, मान लो कि 15 दिन के बाद बोनस मिलता है। ठीक है। जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है 15 दिन के बाद, ऐसा बॉस ने फिक्स कर रखा है। ठीक है। अगली बार क्या होगा, वो 25 दिन के बाद फिर से एनालिसिस करेगा, फिर मान लो अगली बार वो 35 दिन के बाद उस चीज़ को नोटिस करेगा कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, फिर वो 45 दिन के बाद नोटिस करेगा कि कौन सबसे अच्छा काम अभी कर रहा है। तो ये वेरिएबल में क्या होता है, समय वेरी होता रहता है, टाइम जो है वो इंटरवल जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिक्स रेशियो की और वेरिएबल रेशियो की। अब फिक्स रेशियो क्या होता है, एक रेशियो फिक्स्ड कर दिया गया है, जैसे कि हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मान लो अभी शोरूम वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं कि 5 कार बेचने के बाद ही आपको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 5 कार को बेचना ही पड़ेगा। जैसे कि प्रतीक को क्या हो रहा था, 5 दिन तक बर्तन धोने पड़ रहे थे, तभी उसको कहाँ लेकर जाया जाता था, मूवी के लिए। ये उसके लिए रीइंफोर्समेंट का कार्य करता था या फिर रिवॉर्ड का कार्य करता था। तो फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, जहाँ पर आपके लिए फिक्स होता है, एक रेशियो फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 5 दिन तक जो अपनी डिनर डिशेज है, जो आपकी प्लेट्स है, खाने की प्लेट, वो धोने के बाद ही आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तभी आपको मूवी के लिए लेकर जाया जाएगा। तो वो आपके लिए फिक्स्ड रेशियो हो जाएगा। अब सेम वेरिएबल रेशियो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल जैसे कि शिवालिक के साथ हो रहा था कि उसने क्या करा, वो तो बर्तन तो रोज ही देता है, बर्तन जो है डेली वॉश करता था, बर्तनों को डेली वो क्लीन करता था। लेकिन क्या होता था, कभी कभी उसको 10 रुपए मिल जाते थे, कभी कभी में जैसे 5 दिन के बाद उसको 10 रुपए मिल गए। ठीक है। लेकिन वो बर्तन रोज हो रहा है, मान लो कि 11 दिन हो गए, फिर उसके पापा ने उसको 10 रुपए दे दिए। अब 20 दिन हो गए, फिर 20 रुपए दे दिए। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। 5 दिन में दिए थे तो अगली बार उनको 10 दिन में देने थे, पर दिए ही नहीं उन्होंने, 11 दिन के बाद दिए। फिर 20 दिन हो गए, फिर नहीं दिए, फिर 20 दिन के बाद उनको याद आ रहा है कि बच्चा हमारा काम कर रहा है तो ये चॉकलेट खा लेगा 10 रुपए की। ठीक है। तो फिर 10 रुपए दे दिए। तो यहाँ पर वेरिएबल रेशियो में क्या होता है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, ये चीज़ें क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। तो ये 4 प्रकार के स्केड्यूल जो है बीएफ स्किनर के द्वारा बताए गए। फिक्स्ड इंटरवल होता है, वेरिएबल इंटरवल होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है और वेरिएबल रेशियो यहाँ पर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रतीक ने 5 शाम तक लगातार खाने के बर्तन साफ किए थे, मतलब उसने क्या किया था, एक निश्चित अनुपात में काम किया था जिसका रिवॉर्ड उसको मिल गया। तो ये एक निश्चित अनुपात हो गया। तो निश्चित अनुपात कहाँ कहाँ पर है, एक में ही दिख रहा है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएगा। और शिवालिक को क्या मिल रहा था, कभी कभी बर्तन धोने पर उसको रुपए दे दिए जाते थे, 10 रुपए दे दिए जाते थे। तो ये परिवर्तनीय है, हिंदी में इसको परिवर्तनीय अनुपात बोलेंगे। परिवर्तनीय अनुपात मतलब परिवर्तन मतलब वेरिएबल होना, अनुपात मतलब कि रेशियो। तो ये फिक्स्ड रेशियो वर्सेस किस रेशियो की बात हो गई, वेरिएबल रेशियो की यहाँ पर बात हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमको क्या बोल रहा है, 56 बोल रहा है रक्षा तंत्रों का उपयोग व्यक्ति की किन 2 संरचनाओं के बीच में मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है। याद आ रहा है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। सिगमंड फ्राइड में हम लोग ईदम पढ़ते हैं, अहम पढ़ते हैं और सुपर ईगो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है रक्षा तंत्रों का उपयोग व्यक्तित्व की किन 2 संरचनाओं के बीच में अंतः मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है। अब संघर्ष किसके बीच में चलता रहता है वो आपको ध्यान रखना होगा। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इसको। Defense mechanisms are used to handle intra-psyche a conflict between which 2 personality structure. ऑप्शन 1 है ईदम एंड ईगो, सेकेंड है ईदम एंड सुपर ईगो, ईगो एंड सुपर ईगो, या फिर ऑप्शन डी है द ईगो एंड द पर कॉन्शियस प्री कॉन्शियस, सॉरी द ईगो एंड द प्री कॉन्शियस। अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 हमको क्या बोल रहा है, किन किन के बीच में संघर्ष चलता रहता है, इंटर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। तो हम लोग देखते हैं एक ईदम होता है,
एक हमारा अहम होता है और एक हमारा सुपर ईगो होता है। इसको मैं SE यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ। ईदम कौन होता है? हमारा राक्षसी दिमाग होता है, ठीक है, ये आप इसको राक्षस मान लो। अहम एक व्यक्ति होता है जिसको डिसाइड करना होता है कि क्या करना है। और सुपर ईगो क्या होता है? एक फेरी होती है, ठीक है, एक फेरी आप इसको मान लो। इसके सर पे एक तारा टाइप घूम रहा है, ठीक है, तो आप इसको परी मान सकते हो। अब यहाँ पर काम क्या होगा? यहाँ पर काम ये होगा कि किन दो बीच के संघर्ष चलता रहता है। अहम या तो किसकी बात सुनेगा? ईदम की बात सुनेगा, या फिर किसकी बात सुनेगा? सुपर ईगो की बात सुनेगा। तो कौन दो लड़ते रहते हैं हमेशा? ईदम और सुपर ईगो लड़ते रहते हैं। किससे लड़ते रहते हैं? अहम से लड़ते रहते हैं कि मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। तो यहाँ पर किन दो चीज़ों के बीच में संघर्ष चलता रहता है? ईदम और परम अहम के बीच में यहाँ पर संघर्ष चलता रहता है। वो दोनों अहम को क्या बोलते हैं? ईदम बोलता है कि तुम मेरी बात मानो, और सुपर ईगो बोलता है कि नहीं, तुम मेरी बात मानो। तो इन दोनों के बीच में इंटर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर संघर्ष चलते रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? बच्चों को एक स्वायत्ताशील, एक प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए। इस कथन का समर्थन किसने किया है? प्रयोजनवादियों ने किया है, यथार्थवादियों ने किया है, आदर्शवादियों ने किया है, या फिर प्रकृतिवादियों ने किया है? तो देखो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द चाइल्ड नीड्स टू लर्न इन एन ऑटोनोमस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट हु सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। प्रेगामेटिज्म, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, या फिर नेचुरलिस्टिक? देखो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, प्राकृतिक चीज़ों की बात हो रही है, तो प्रकृतिवादी ही इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो नेचर के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते कि प्रकृति में सब कुछ चीज़ें मान्य है इस तरीके से। तो ये आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा प्रकृतिवादी हो जाएगा, ठीक है, कि बच्चों को एक प्राकृतिक वातावरण में ही शिक्षित होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण जैसे कि हमारी चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ही बोलती है, कि बच्चों को एक बिल्कुल आम वातावरण में आप पढ़ाओ, जैसे वो घर पर रहते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाओ, इलास्टेबल इन्वायरमेंट उनके लिए आप क्रिएट कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान में पहली शोध प्रयोगशाला किस अध्ययन के लिए स्थापित की गई थी? चेतना के लिए, अचेतन मन के लिए, अवधारणात्मक प्रक्रियाओं के लिए, या फिर सामूहिक अवचेतन के लिए? इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। The first research laboratory in psychology was established to study consciousness की स्टडी करने के लिए, the unconscious mind की स्टडी करने के लिए, पर कैप्चुअल प्रोसेस के लिए, या फिर द कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड के लिए? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके लिए बनाई गई है पहली प्रयोग शोधशाला जो है, किसके लिए स्थापित की गई है? चेतन मन के लिए, अचेतन मन के लिए, अवधारणात्मक प्रक्रियाओं के लिए, या फिर सामूहिक अचेतन मन के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो कॉन्शियस माइंड की, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, वो किस तरीके से वर्क करता है, तो उस पर पूरी स्टडी करने के लिए पहली बार प्रयोगशाला स्थापित की गई थी अमेरिका के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेतना के लिए या फिर कॉन्शियसनेस के लिए इस चीज को स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की हम लोग यहाँ पर बात करें। कल्पना कीजिए आपके पास याद रखने के लिए 20 अंकों की एक संख्या है, 20 अंकों की एक संख्या है। कार्य को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका, जिसके लिए अल्पकालीन स्मृति की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता हो जाती है, किस तकनीक के माध्यम से कर सकते हैं? याद करो, हम लोग नंबर याद रखने के लिए क्या याद रखते हैं? हम लोगों को यदि किसी का फ़ोन नंबर याद रखना है तो हम लोग कैसे टुकड़ों में बांट के उसको याद रखते हैं? लाइक 98 94 42 716, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये किसको शो करती है? ये चुनिंदा ध्यान को शो करती है। क्या ये पैग शब्द होते हैं? क्या ये पूर्वाभ्यास होते हैं? या फिर ये खंडियन होता है? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका। Imagine you had a string of 21 digit number to remember. The best way to accomplish the task, which requires increasing the capacity of short term memory, is through the technique of selective attention, peg words, rehearsing, या फिर चंकिंग। तो देखो चंकिंग आपको याद आ ही गया होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर चंकिंग पढ़ा आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो गई होगी कि खंडों में बांट कर या उसकी चंकिंग करके हम किसी का भी फ़ोन नंबर या कोई भी बड़ी से बड़ी सीरीज़ जो है उसको याद कर सकते हैं। लाइक शकुंतला देवी मूवी आपको याद आ रही हो तो उसमें सेम चीज़ बताई हुई है कि वो कैसे लंबी लंबी नंबर डिजिट्स जो होती थी उनको याद कर लेती थी। ठीक है, इसमें एक नया शब्द आ रहा है पैग शब्द। तो एक पैग वर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं, हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पैग वर्ड्स से क्वेश्चन आ जाए। पैग वर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ तरीके होते हैं याद रखने के। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए, मुझे 8 याद रखना है कि 8 कैसे लिखा जाता है।
मुझे नहीं आता है आर्ट कैसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है? इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो जो रेत वाली घड़ी होती है, उसका शेप कैसा होता है, इसी तरीके का होता है, तो इस तरीके से हम लोग आर्ट को याद रख सकते हैं। या फिर आर्ट को याद रखने का आपने एक स्नोमैन देखा होगा, स्नोमैन कैसा होता है, उसका मुँह ऐसा होता है और वो नीचे से इस तरीके का होता है, तो ये स्नोमैन हो गया। अब मुझे बच्चों को याद रखना है कि याद करवाना है, इन द सेंस कि बच्चों को याद करना है कि 18 कैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, उनके सामने एक स्नोमैन को रखूँगी, ठीक है, ये स्नोमैन हो गया टोपी लगाए हुए। अब मैं इसके हाथ में क्या करूँगी, एक डंडा पकड़ा दूँगी। क्या आपको ये 18 जैसी शक्ल दिख रही है? डेफिनेटली दिख रही होगी। तो ये 18 बनाना मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब मैं बच्चों को बता रही हूँ कि देखो 1 कैसे लिखते हैं, तो मैंने उनके सामने एक कैंडल रख दी, कैंडल मतलब कि मोमबत्ती रख दी, देखो ये 1 है, ठीक है। ये कैंडल जो है जैसा इसका शेप है ये हमारा 1 है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और पैग वर्ड इनको भी बोला जाता है, लाइक शब्दों की राइम करना। जैसे कि कोई भी शब्द आपको याद नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप उन शब्दों की राइम करके सीख सकते हो। जैसे कि आपको याद रखना है 1 2 3 4, तो आप 1 को सन करके याद कर सकते हो, 2 को आप शू करके याद कर सकते हो। तो ऐसे करके आप उसका चित्र देखोगे ना, जैसे कि ये शूज़ है, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा एकदम से 2 होता है। तो ये सारे क्या चीज़ें कहलाती है, सारे पैग वर्ड्स हमारे कहलाते हैं। बाकी पूर्वाभ्यास आपको पता है रिहर्सल करना होता है, और आपको ये भी पता है चुनिंदा ध्यान मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना, अटेंशन देना। ओके, तो अभी हमसे पूछा गया था कि आप नंबर डिजिट को याद रखना चाहते हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो? आप खंडियन टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, आप उसकी चंकिंग करके उसको याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? व्याख्यान निर्देशन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र या फिर पूछताछ सीखना। इंग्लिश में भी पढ़ लेते, हो सकता है इंग्लिश में जल्दी आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल। हमारी जो कॉग्निटिव स्किल है, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल है, हम लोग यदि उसको डेवलप करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा तरीका अपना सकते हैं, कौन सा एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वे यहाँ पर हो सकता है? लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि व्याख्यान विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, रोल प्ले भूमिका अभिनय का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, डिस्कशन सेशन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इंक्वायरी पूछताछ का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल यदि हमें इम्प्रूव करना है, हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता को यदि हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग पूछताछ सीखना, लाइक इंक्वायरी बेस्ड चीज़ों के माध्यम से यदि सीख रहे हैं तो ये एक सबसे अच्छी मेथड यहाँ पर साबित हो सकती है। किसके लिए? कॉग्निटिव स्किल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्यों? ताकि वो शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, तीसरा है उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, या फिर ऑप्शन डी है मूल्यांकन की सही विधियां अपना सके। तो एक अध्यापक शैक्षिक मनोविज्ञान, एक अध्यापक जो एक टीचर जो है उसको शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए? अ टीचर मस्ट नो एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट ही में, वो क्या कर सकता है जब उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता होगा? अंडरस्टैंड द गोल ऑफ एजुकेशन, डेवलप अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग, मेक सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेंट, या फिर डिवाइस सुटेबल टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। क्या फ़ायदे होंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को यदि टीचर समझता है, उसको जानता है, तो वो उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सकता है, नई से नई टीचिंग टेक्निक्स जो है उनको डेवलप कर सकता है, उनका निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसे पता होगा कि बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, बच्चों को किस तरीके से सीखने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डेवलप अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग। यदि टीचर को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो अच्छे से मेथड्स बना सकता है, किसकी? टीचिंग की। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।